अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मशरिक़ वुस्ता में एक के बाद एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियां सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में पूरे खित्ते में ताकत का महवर तब्दील होता नजर आ रहा है। शाम में तकरीबन 24 साल से इक़्तिदार पर काबिज आमिर बशार उल असद के मुखालिफ बागियों ने सिर्फ 11 दिन के अंदर ही दमिश्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। बशार उल असद खुद अपने अहले खाना समेत रूस भागने पर मजबूर हो गए और रूस ने उन्हें सियासी पनाह भी दे दी है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर मुल्क में अबूरी हुकूमत के सरबराह हो सकते हैं और इसके साथ ही असद खानदान का 53 साल पर मुहित इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया, जिसका आगाज़ 1971 में बशार उल असद के वालिद हाफिजुल असद ने किया था। असद ख़ानदान का ताल्लुक अलवी फ़िरक़े से है, जो शाम में एक अक़लियत है और वो शाम की कुल आबादी का तकरीबन 10 से 13% ही है। मगर अलवी अक़लियत के असद ख़ानदान ने 70% से ज़ायद वाले सुन्नी अक्सरियत वाले शाम पर 5 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की और इस दौरान उन्होंने अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी किया। इसकी बड़ी मिसाल 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद शाम में शुरू होने वाली खाना जंगी के दौरान सामने आई, जब बशार उल असद ने अपने मुखालिफिन को इंतहाई सख्ती के साथ कुचल डाला था और इस दौरान उन्होंने कीमियाई हथियारों तक का इस्तेमाल किया था। और 2011 से 2016 तक होने वाली खाना जंगी को बशार उल असद ने रूस और ईरान की मदद से कुचला था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दफ़ा बागी तहरीक के दौरान हय्यत तहरीर उश शाम के नाम से बनने वाले बागियों के इस इत्तेहाद को किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने इंतहाई आसानी के साथ पहले इदलिब से हलब पर कब्जा किया और फिर हमा और हुमुस से होते हुए दमिश्क को अपने कंट्रोल में ले लिया। कल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभालने के बाद हय्यत तहरीर उश शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने शाम की सबसे पुरानी और तारीखी मस्जिद उमैया में खिताब करते हुए कहा कि असद रजीम ने अपने हज़ारों शहरियों को बगैर किसी जुर्म के कैद किया है। हम शामी अवाम इस मुल्क के जायज़ मालिक हैं, हम लड़ते रहे हैं और आज हमें इस फतह के साथ इनाम मिला है। इस दौरान अबू मोहम्मद अल जुलानी ने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि दुनिया भर में कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने समंदर में डूब गए। मेरे भाइयों, इस अजीम फतह के बाद एक नई तारीख पूरे खित्ते में लिखी जा रही है। एक नया शाम बनाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक चिराग बनेगा। अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। ये फतह तमाम शामियों के लिए है, वो सब इसका हिस्सा थे। इसके अलावा बरसों से जो कैदी शाम की सरकारी जेलों और अक़ूबत खानों में कैद थे, ये वो लोग हैं जो बशार उल असद के मुखालिफ थे और उनके खिलाफ एहतजाज और कार्रवाइयाँ करते थे। इन जेलों में कैदियों को उनके नाम के बजाय नंबर दिए गए थे, जिनसे उनकी पहचान होती थी और उनके ऊपर तशद्दुद होता था। उनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो बरसों से गुमशुदा थे और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बशार उल असद हुकूमत में इन कैद खानों में हज़ारों लोगों को सजाए मौत भी दी गई। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की, जहाँ बागियों ने मुल्क के 4 बड़े शहरों पर कब्जा करके मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया है, लेकिन अभी भी उनका पूरे मुल्क पर कब्जा नहीं है। मशरिकी शाम बरसों से कुर्द बागियों के ज़ेरे कब्जा है, जिन्होंने आर्जी तौर पर बशार उल असद हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी किया था। लेकिन अब ये खबरें हैं कि कुर्दिश फोर्सेस भी कुर्द इलाकों के करीब हुकूमती फोर्सेस की खाली करदा चेक पोस्टों पर कब्जा कर रही हैं, जबकि शुमाली शाम में तुर्की अपनी सरहद के साथ मुतादिद बागी क़ुव्वतों की हिमायत करता है और उसने सरहद के साथ बफर जोन भी कायम किए हैं ताकि वो इसके ज़रिए कुर्दों को तुर्की में दाखिल होने से रोक सकें। जबकि जनूब की तरफ अब इसराइल ने भी गोलान की पहाड़ियों से आगे की तरफ पेश कदमी का ऐलान कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को बफर जोन का इंतज़ाम संभालने की हिदायत दी थी और इसके नतीजे में इसराइली फ़ौज भी आगे पेश कदमी कर चुकी है। जबकि इन 11 दिनों के दौरान शाम में क्या होता रहा और कैसे हय्यत तहरीर उश शाम ने बशार उल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा किया, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर से पहले बेशतर शामी हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज अपने मजबूत किले शुमाल मगरिब सूबे इदलिब तक महदूद थीं, जो मार्च 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जरिए किए गए एक जंगबंदी के मुआहदे के बाद उनके ज़ेरे कब्जा आया था। 27 नवंबर को हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी के सिर्फ एक दिन बाद शामी अपोजिशन फोर्सेस, जिनकी क़यादत हय्यत तहरीर उश शाम या HTS कर रही थी, उसने इदलिब सूबे में अपने अड्डे से एक हमला शुरू किया और इस हवाले से बागी ग्रुप ने कहा कि उनके हमले बशार उल असद की शामी हुकूमत के हमलों का रद्द अमल थे, जो इदलिब पर किए गए थे, जिनमें कई शहरियों की हलाकतें हो चुकी थी। 27 नवंबर की शाम तक इस ग्रुप ने हुकूमती फोर्सेस के कंट्रोल वाले कम अज़ कम 19 शहरों और गाँवों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें फ़ौजी मकामात भी शामिल थे और वो मगरबी हलब सूबे की तरफ पेश कदमी कर रहे थे। और शामी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बागियों के ज़ेरे कब्जा इलाकों पर गोलाबारी की, जबकि रूसी फ़ज़ाइया ने फ़िज़ाई हमले भी किए।
इसके बावजूद 28 नवंबर तक बागियों ने मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया और मशरिकी इदलिब से हुकूमती फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। फिर उन्होंने शाम के M5 हाईवे की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जो शाम के शुमाली इलाकों को दारुल हुकूमत दमिश्क से जोड़ती है। और ये 300 किलोमीटर तवील रोड एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक सड़क है। जंग की मॉनिटरिंग करने वाले शामी इदारे के मुताबिक 29 नवंबर को बागी फोर्सेस 2 खुदकुश बम धमाके करने के बाद हलब शहर के कुछ हिस्सों में दाखिल हो गई और शहर के मगरबी किनारे पर हुकूमती फोर्सेस से झड़पें शुरू कर दी। जबकि शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक रूस इस दौरान शामी फौज को एयर सपोर्ट फराहम कर रहा था। 30 नवंबर को तस्वीर और वीडियोज इंटरनेट पर गर्दिश करने लगी, जिनमें बागी जंगजू हलब के अंदर पेशकदमी करते हुए और शहर के कदीम किले के करीब तस्वीर लेते हुए दिखाई दिए। हलब को कब्जे में लेने के बाद बागियों ने जनूब की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और हमा शहर की तरफ बढ़ने लगे। 5वें दिन यानी 1 दिसंबर को हुकूमती फोर्सेज ने अपोजिशन जंगजुओं की पेशकदमी को कम करने की कोशिश की और शामी और रूसी जेट तैयारों ने इदलिब शहर और हलब में बागियों के ठिकानों पर अपने फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। और इस दौरान शामी सदर बशारुल असद बागियों की पेशकदमी के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर भी आए और उन्होंने कहा कि उनकी अफवाज दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ हुकूमत के इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखेंगी। इसके अगले दिन यानी 2 दिसंबर को शाम के स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मरकजी शहर हमा के मसावात में शदीद लड़ाई हुई और बागियों की हमा शहर की जानिब पेशकदमी जारी रही। हमा जो शाम का चौथा बड़ा शहर है, ये शहर शाम की हालिया तारीख की सबसे ज़्यादा सफ़ाक सियासी तौर पर मुहर्रिक कत्ले आम की जगह भी थी और इस शहर की अलामती अहमियत भी है। 3 दिसंबर को शामी हुकूमत ने कहा कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में बागियों को हमा से पीछे धकेल दिया है, लेकिन इसके बरक्स बागियों ने कहा कि उन्होंने शामी फौजियों और ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजुओं को शदीद लड़ाई के बाद पकड़ लिया है। 8वें दिन यानी 4 दिसंबर को बागी फोर्सेस ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और हमा सूबे के मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को बागियों ने ऐलान किया कि हमा का मुकम्मल कंट्रोल उनके पास है। हमा शहर पर कब्जा उन्हें मुल्क के बाकी हिस्सों से साहिली शहरों तरतूस और लाताकिया को अलग करने के एक कदम करीब ले आया। लाताकिया बशारुल असद और शाम की अलवी बरादरी के लिए एक अहम सियासी गढ़ है और साथ ही यहाँ एक स्ट्रेटेजिक रूसी बहरी अड्डा भी मौजूद है। 6 दिसंबर तक हमा पर कब्जे ने शाम के तीसरे बड़े शहर हुमुस पर कब्जे की राह हमवार कर दी। हुमुस दमिश्क के शाम के साहिली इलाकों से मिलाने वाला एक अहम शहर है जो हमा से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस दौरान हुकूमती फोर्सेज ने इस पेशकदमी को रोकने की कोशिश में मरकजी सड़क पर कई फ़िज़ाई हमले किए। 7 दिसंबर को शाम के जुनूब से बागी अफवाज ने भी हरकत शुरू कर दी और डेरा शहर में मुकीम अपोजिशन के जंगजुओं ने कहा कि उन्होंने शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये एक हफ्ते में सदर बशारुल असद की अफवाज के लिए चौथा स्ट्रेटेजिक नुकसान था। डेरा जो हमसाया मुल्क उर्दन की सरहद से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, 2011 के इनकलाब के एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। 7 दिसंबर को ही बागी दारुल हुकूमत दमिश्क से चंद किलोमीटर के फासले पर आ गए और रात तक वो उसके मज़ाफ़ात में पहुँच चुके थे और 8 दिसंबर को सुबह के अवाइल में उन्होंने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। शाम में बागियों की तरफ से सिर्फ 11 दिन में बशारुल असद का तख्ता उलटने पर दुनिया भर में हैरत का इजहार किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए 2011 से अरब ममालिक में बादशाहत और डिक्टेटरशिप के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए चलने वाली अवामी बगावत, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है, उसे समझना ज़रूरी है ताकि ये समझ में आ सके कि शामी डिक्टेटर बशारुल असद, जिन्होंने तकरीबन 6 साल तक बगावत का सामना करने के बाद कामयाबी से अपना इक़्तिदार बचा लिया था, मगर वो इस दफ़ा सिर्फ 11 दिन में ही क्यों शिकस्त खाकर मुल्क से फरार हो गए। अरब स्प्रिंग 2011 में त्यूनस से शुरू हुई थी और कुछ ही अरसे में त्यूनस, लीबिया और मिस्र में दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले ताकतवर तरीन डिक्टेटर्स अवामी ताकत के सामने ढेर हो गए थे। शाम में भी असद खानदान की दहाइयों पुरानी बादशाहत के खात्मे के लिए अवाम सड़कों पर निकल आई थी, जो बाद में मुख्तलिफ मजहबी और कौम परस्त तंजीमों के साए में मुसल्लह बगावत में तब्दील हो गई। अलकायदा और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमें भी मुतहरिक हो गई, जबकि उस वक्त शामी बागियों को अमरीका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे बाअसर और ताकतवर ममालिक की हिमायत और ताउन हासिल था। मगर लीबिया के मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, मिस्र के हुस्न मुबारक और त्यूनस के ज़ैनुल आबदीन के बरक्स बशारुल असद हैरानकुन तौर पर अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने अपने इत्तेहादी रूस, ईरान और हिज़्बुल्लाह की मदद से 6 साल तक चलने वाली बगावत को कामयाबी से कुचल डाला था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बेशतर हिस्सों में अपना कंट्रोल वापस हासिल कर लिया था, जबकि बागी शुमाल मगरबी शहर इदलिब तक महदूद होकर रह गए थे और इदलिब से जुड़े हुए तारीखी शहर हलब में बशारुल असद की फोर्सेस का कंट्रोल था। बगावत को कुचलने के बाद बशारुल असद को रूस, ईरान और हिज़्बुल्लाह का स्ट्रेटेजिक ताउन हासिल रहा।
ईरान की पासदारान इनकलाब के कमांडर और एहलकार शाम में तैनात रहे। हिजबुल्लाह भी दमिश्क और आसपास के इलाकों में शामी हुकूमत की मदद के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि शाम में रूस का असर रसूख भी बहुत बढ़ गया था और रूसी फोर्सेज और फाइटर तैयारे बशार अल असद की मदद के लिए हर वक्त तैयार खड़े होते थे। यानी ईरान और रूस ने खुलेआम ना सिर्फ बगावत को कुचलने में बशार अल असद की मदद की, बल्कि उसके बाद बशार अल असद का शाम में कंट्रोल कायम रखने में भी अहम किरदार अदा किया। मगर फिर हालात अचानक ऐसे बदले कि बशार अल असद के ताकतवर और बाअसर इत्तेहादी खुद आलमी तनाज़ात में उलझ कर रह गए और अपने मफादात के लिए उन्हें अपनी सारी तवानाई वहाँ लगाना पड़ी। साथ ही साथ वो कमज़ोर भी होते चले गए, जिसके नतीजे में उनकी तवज्जो शाम से हट गई, जिससे शामी बागियों और उनके बैरूनी हामियों को दोबारा मुहिम जोई करने का बेहतरीन मौका मिल गया। बशार अल असद का सबसे ताकतवर इत्तेहादी रूस, जो अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करने और अमेरिका के मुकाबले में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशां है, वो खुद फरवरी 2022 से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और रूस की तवक्कात के बरस जंग तवील होती जा रही है। अमेरिका और मगरबी ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इसलिए रूस की तमाम तर तवानाई और ताकत वहाँ सर्फ हो रही है। और बज़ाहिर यही वजह थी कि जब 27 नवंबर को शाम की बागी तंजीम हयत तहरीर शाम ने इदलिब से निकलकर हलब की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी, तो रूस थोड़ी बहुत मज़ाहमत के अलावा बशार अल असद की कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सका और बागी फोर्सेज को दमिश्क की तरफ पेश कदमी करने का साफ रास्ता मिल गया। रूस के अलावा ईरान, जो बशार अल असद का अहम तरीन इत्तेहादी था और शाम में अपनी मलेशियाज और पासदारान इनकलाब के एहलकारों और साजो सामान के जरिए हुकूमत की मदद करता रहा था, मगर इस दफ़ा ईरान खामोश और गैर फ़ाल सा नजर आया। और ऐसा क्यों हुआ? इस पर खुद ईरान का रद्द अमल यह है कि बगावत को कुचलना ईरान की नहीं, शामी फोर्सेज की जिम्मेदारी थी और ये शामी हुकूमत का अंदरूनी मामला था। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक ईरान बागियों से रब्ता कर रहा था ताकि पावर शिफ्ट के बाद शाम में अपने मफादात को ज़्यादा नुकसान पहुँचने से बचाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया है कि ईरान ने अपने इत्तेहादी बशार अल असद को माजूल किए जाने के बाद अब शाम की क़यादत करने वाले बागियों के साथ बराह रास्त रब्ता कायम कर लिया है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुखालफत को रोका जा सके। इसके साथ ही ईरान ने शाम में तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाले एक जामे हुकूमत की क़याम की अपील भी की है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को इस बात की फिक्र है कि दमिश्क में इक़्तिदार की तब्दीली उसके शाम में असर रसूख पर असर डालेगी, जो उसके इलाकाई असर का सुतून है। ताहम 3 ईरानी एहलकारों ने रॉयटर्स को बताया है कि तेहरान इस सूरत हाल पर मायूस नहीं है, क्योंकि वो इन लोगों के साथ हिफाजती राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहा है जो शाम के नए हुकूमती ग्रुपों में ईरान के नुक्ता नज़र से करीब है। एक दूसरे ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान के लिए बुनियादी तशवीश ये है कि क्या बशार अल असद का जानशीन शाम को तेहरान के मदार से दूर धकेल देगा। ये एक ऐसा मंजरनामा है जिससे ईरान बचना चाहता है। ईरान का ये मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साथ ही ईरान ने गैर मुतवक्के तौर पर शाम में बशार अल असद की हुकूमत बचाने और बागियों को कुचलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है कि शामी हुकूमत की जिम्मेदारी थी हमारी नहीं। मगर आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज इस दफ़ा इस पोजीशन में ही नहीं थी कि वो बशार अल असद की हिमायत करते हुए बगावत को नाकाम बना सकें। पहले तो अरब स्प्रिंग के दौरान शाम में बशार अल असद की हुकूमत को बचाने और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फाल करने वाले अहम तरीन किरदार अल कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया था। कासिम सुलेमानी को इराक, शाम, लेबनान, यमन और फ़लस्तीन में ईरान की ताकत और असर रसूख का चेहरा समझा जाता था, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज को मजबूत किया था। मगर इस दफ़ा शाम में बगावत को कुचलने के लिए कासिम सुलेमानी या उन जैसी कोई बाअसर शख्सियत नजर नहीं आई। इसके अलावा गुज़िश्ता 1 साल से मशरिक़ वस्ता में ईरान का अपना असर रसूख ख़त्म होता जा रहा है। उसकी अहम तरीन प्रॉक्सीज बका की जंग लड़ रही हैं। साथ ही खुद ईरान बराह रास्त इसराइल के साथ जंग की कैफियत में है और इस दौरान कई बार इसराइल के मुकाबले में ईरान की सलाहियत और इंटेलिजेंस फेलियर अयां हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद इसराइल ने गजा में बदतरीन जारियत शुरू कर दी। ईरान पहले की तरह हमास की अस्करी, माली और सिफारती मदद करता रहा। ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी इसराइल पर रॉकेटों से हमले करती रही। इसके बाद से कई दफ़ा ईरान और इसराइल बराह रास्त आमने सामने आ चुके हैं। इसराइल लेबनान और शाम में ईरान के अहम अहदाफ को निशाना बना चुका है। पासदारान इनकलाब की अल कुद्स फोर्स के अहम कमांडर्स को कत्ल कर चुका है। यहाँ तक कि नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद इसराइल ने ईरान के अंदर कार्रवाई करते हुए हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को मार डाला, जबकि खित्ते में ईरान की सबसे ताकतवर मिलिशिया और शाम में बशार अल असद की मददगार हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी इसराइल तकरीबन ख़त्म कर चुका है और अब वो बका की जंग लड़ रही है। रवा साल सितंबर में इसराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को हमले में मार डाला और इसके बाद नए सेक्रेटरी जनरल के लिए हाशिम सफ़ीउद्दीन का नाम लिया जा रहा था, मगर कुछ ही दिन बाद इसराइल ने उन्हें भी निशाना बना डाला। और यूँ इन हालात की वजह से हिजबुल्लाह, जो एक वक्त में शाम में
बशार उल असद की हुकूमत का दिफा कर रही थी और शामी फौज को ट्रेनिंग और असलहा भी फराहम करती थी, वो इस बार शाम में होने वाली बगावत को रोकने या मज़ाहमत करने की पोजीशन में ही नहीं रही। जबकि खुद ईरान 2 बार इसराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है, लेकिन इसराइल का दावा है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। यानी वाज़ेह है कि जैसे हालात बन गए थे कि शाम में बशार उल असद को पहले की तरह ईरान और हिजबुल्लाह की मदद नहीं मिल सकती थी। इस सूरत हाल पर BBC ने भी तजिया शाया किया है, जिसके मुताबिक खित्ते में ईरान के असर रसूख को बड़ा धचका लगा है। बशार उल असद की क़यादत में शाम ईरानियों और हिजबुल्लाह के बीच राब्तों का हिस्सा था। हिजबुल्लाह को हथियार और गोला बारूद की तरसील में उसका अहम किरदार था। 1 साल से इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह भी कमज़ोर हुई है और इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों को बारहा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। इन तमाम गिरोहों के अलावा इराक में मिलिशिया और गजा में हमास, इन सब की मदद से खित्ते में ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तश्कील पाता था, मगर अब इस नेटवर्क को संगीन नुकसान पहुंचा है। इसराइल की जानिब से इस नई सूरत हाल का खैर मकदम किया जाएगा, क्योंकि ये ईरान को अपने लिए एक खतरा समझता है। कई लोगों का ख्याल है कि तुर्की की मर्जी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तुर्की शाम में बागियों की हिमायत करता है, मगर उसने हयत तहरीर शाम की पुष्ट पनाही के इल्ज़ाम की तरदीद की है। कुछ देर तक सदर तैयब एर्दोआन बशार उल असद पर जोर दे रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए ताकि शामी पनागज़ीन वापस लौट सकें। तुर्की में उनकी तादाद 3 लाख तक है, जो मकामी सतह पर एक हसास मसला बन चुका है, मगर बशार उल असद ने इससे इनकार किया। कई लोग बशार उल असद के इक़्तिदार के खात्मे पर खुश हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि हयत तहरीर शाम की जड़ें अलकायदा से मिलती हैं और इसका एक पुरतशद्दुद माजी है। कई बरसों के दौरान इस गिरोह ने खुद को शाम की एक कौमी क़ुव्वत के तौर पर जाहिर किया है। उनके हालिया पैगामात में सिफारती और मुफाहमती सोच झलकती है, मगर इसके बावजूद कई लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। उन्हें तशवीश है कि हुकूमत गिराने के बाद वो आगे क्या करेंगे। इन ड्रामाई तब्दीलियों से शाम में ताकत का खला पैदा हो सकता है। नतीजतन मजीद अफरा तफरी और तशद्दुद का खदशा है। तुर्की सरकारी तौर पर हालिया बगावत में अपने किरदार की तरदीद कर रहा है, मगर आलमी मीडिया में यह खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की की इजाज़त के बाद ही बागियों ने दमिश्क की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 13 साल की खाना जंगी के बाद तकरीबन 6 महीने पहले शाम की अपोजिशन मिलिशिया ने महसूस किया कि सदर बशार उल असद की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर करने का मौका मिल रहा है। इस प्लानिंग से आगाही रखने वाले 2 ज़राए ने बताया कि इस हवाले से शामी अपोजिशन ने तुर्की को एक बड़े हमले के मंसूबे से आगाह किया और महसूस किया कि उन्हें इसकी खामोश मंजूरी मिल गई है। शामी अपोजिशन के एक रुकन ने बताया कि यह हो ही नहीं सकता था कि बागी तुर्की को इतला दिए बगैर आगे बढ़ते, क्योंकि शाम में जंग की शुरुआत से ही तुर्की बागियों का अहम तरीन हामी रहा है। खबर के मुताबिक जिस वक्त तुर्की की तरफ से बशार उल असद को सियासी तौर पर इंगेज करने की कोशिशें नाकाम हो गई, तो शामी बागियों ने तुर्की को हमले की मनसूबाबंदी की तफसीलात दिखा दी और बागियों का तुर्की को पैगाम था कि सालों से दूसरे रास्ते ने काम नहीं किया, इसलिए हमारे रास्ते को आजमा कर देख लें। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप मुदाखलत ना करें। शाम में इस बगावत और इसके मुस्तकबिल पर खदशात भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां से ये सवाल उठ रहा है कि बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में बागियों की हुकूमत कैसी होगी और कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, साथ ही अवामी सतह पर नई हुकूमत क्या पॉलिसीज़ अपनाती है। शाम में खाना जंगी ख़त्म होगी या मज़ीद फैलेगी, क्योंकि बागियों में एक ग्रुप नहीं बल्कि कई ग्रुप्स हैं जिनके आपस में भी इख्तलाफात रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में इसराइल सबसे फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में आ गया है। एक तरफ उसने शामी सरहद के साथ गोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है, वहीं शाम में बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद मशरिक़ वुस्ता ख़ास तौर पर लेबनान और गजा में ईरानी हिमायत याफ्ता इसराइल मुखालिफ गिरोहों को अब ईरान से मदद हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने शाम में बशार उल असद हुकूमत के गैर मामूली जवाल को खतरे का लम्हा और तारीखी मौका करार देते हुए एक ब्लू प्रिंट पेश करते हुए कहा कि अमरीका किस तरह खित्ते की हिमायत का मनसूबा बना रहा है। मगर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, वो पहले ही कह चुके हैं कि शाम से दूर रहना चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि शाम का मामला बहुत उलझा हुआ है, मगर वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अमेरिका को इसमें मुलव्विस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त शाम पर हैं और शाम में सबसे अहम शख्सियत बागियों की तहरीक के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो माजी में अलकायदा का हिस्सा रह चुके हैं और अमेरिका समेत तुर्की और यूरोपीय यूनियन उन्हें अब भी एक आलमी दहशतगर्द करार देते हैं। वो बागियों की तंजीम हयत तहरीर शाम के सरबराह हैं। उन्होंने दमिश्क पर कब्जे के बाद अपनी तकरीर में भाईचारे का दर्ज देने की कोशिश की, इत्तेहाद की बात की, मगर वो खुद बरसों से मुसल्लह जिहाद का हिस्सा रहे हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुताल्लिक बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बागी इत्तेहाद के रहनुमा अबू मोहम्मद जुलानी एक इंतहा पसंद हैं, जिन्होंने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश के लिए ज़्यादा एतदाल पसंदाना रवैया अपनाया है। अबू मोहम्मद जुलानी की जड़ें शाम की अलकायदा की शाख से हैं। अबू मोहम्मद जुलानी 1982 में पैदा हुए। वो एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और दमिश्क के एक आला इलाके मज़ा में पले बढ़े। मिडिल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 11 सितंबर
1 के हमलों के बाद जुलानी पहली बार जिहादी नजरियात की तरफ मुतवज्जो हुए। इराक पर अमरीकी हमले के बाद उन्होंने शाम छोड़ा और लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक चले गए। उन्होंने अबू मौसब अल-जरकावी की क़यादत में इराक में अल-कायदा में शमूलियत अख्तियार की और बाद-ए-अज़ा 5 साल तक कैद में रहे, जिसकी वजह से वो इस तंजीम में आला ओहदों तक पहुंचने में नाकाम रहे। मार्च 2011 में जब शाम में बशार अल-असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई तो वो शाम वापस आए और अल-कायदा की शामी शाख अल-नुसरा फ्रंट की बुनियाद रखी। 2013 में उन्होंने अबू बकर अल-बगदादी के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया, जो बाद में दाइश के अमीर बने, और इसके बजाय जुलानी ने अल-कायदा के अमन अल-जवारी के साथ वफादारी का अहद कर लिया। अपने हामियों की नज़र में एक हकीकत पसंद और अपने मुखालफिन की नज़र में वो एक मौका परस्त हैं। जुलानी ने मई 2015 में कहा कि वो दाइश के बरक्स मगरिब के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते और ये भी ऐलान किया कि अगर बशार अल-असद को शिकस्त हो जाती है तो अलवी अक़लियती गिरोह के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। फिर इसके बाद अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने अल-कायदा से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और ये दावा किया कि वो ऐसा मगरिब को अपनी तंजीम के खिलाफ हमले करने के लिए कोई जवाज़ ना देने के लिए कर रहे हैं। जनवरी 2017 में जुलानी ने शुमाली मगरबी शाम में मुतहर्रिब इस्लाम पसंद गिरोहों के साथ इंजमाम कर लिया और इस तरह इदलिब सूबे के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया जो हुकूमत के हाथों से निकल चुके थे। अपने कंट्रोल वाले इलाकों में हैयत तहरीर शाम ने एक शहरी हुकूमत कायम की और इदलिब सूबे में रियासत बना ली, जबकि अपने बागी हरीफों को कुचल दिया। इस अमल के दौरान इस तंजीम को मकामी रिहायशियों और राइट्स ग्रुप की जानिब से शदीद ज़्यादतियों के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगी जराइम करार दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज समात के दौरान अहम मामलात हुए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले से वो उनकी तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत को जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ का सियासी चैलेंज दरपेश है तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक नया मुहाज खोल दिया है। जबकि 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक़ खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और आज ये खबर भी आई है कि इस हवाले से इमरान खान, उनकी अहलिया, हमशीरा और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान तकरार हुई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार के मुताबिक ये तकरार इमरान खान, अलीमा खान, बुशरा बीबी, फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर और मिशाल यूसुफजई के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज पर हुई। बुशरा बीबी ने एहतजाज से मुताल्लिक इमरान खान को ब्रीफ किया। बुशरा बीबी की ब्रीफिंग के बाद एहतजाज से मुताल्लिक कमरा अदालत में बहस शुरू हो गई। बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। इस पर बैरिस्टर गौहर खान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पंजाब के 5000 लोग गिरफ्तार हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने पंजाब में पार्टी पर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के बारे में इमरान खान को बताया, जबकि अलीमा खान ने फैसल चौधरी से सवाल किया कि इमरान खान को अखबारात और दीगर सहूलियात क्यों नहीं दी जाती। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, सीनियर पार्टी ओहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते। अलीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मॉनिटरिंग कमीशन बनाया था वो कहाँ है, जबकि मिशाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्जाम फैसल चौधरी पर लगा दिया, जिस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि कमीशन अदालत ने कायम किया है, मैं कैसे रोक सकता हूं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि कुछ फैसले पार्टी लीडरशिप पर छोड़ दिए जाएं। एहतजाज और शहादतों पर हर कोई बात करेगा तो कन्फ्यूजन होगी। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में फस्तायत की वजह से लोग खाइफ हैं। डी चौक एहतजाज में हमारे 200 लोग लापता हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुसलसल तनकीद भी कर रही है और साथ ही मुज़ाकरात का मुतालबा भी कर रही है। ज़राए के मुताबिक आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर के शहदा के सोग की तारीख ओवरसीज़ लीडरशिप के मुतालबे पर तब्दील की है। 13 के बजाय 15 दिसंबर इतवार को योम शोक मनाएंगे। 15 दिसंबर तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। हमारा पहला मुतालबा डी चौक एहतजाज पर जुडिशल कमीशन के जरिए इंक्वायरी कराने का है। हमारा दूसरा मुतालबा है कि जेलों में कैद हमारे लोगों को रिहा करें। सिविल नाफरमानी की तहरीक में ज़्यादा जोर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर देंगे कि वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दूसरे मरहले में लोगों को कहेंगे कि बिल अदा ना करें। हमारे 200 लोग लापता हैं, ये मामला भूलने नहीं देंगे। पार्टी को हिदायत की है कि 26 नवंबर के मामले पर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पार्टी लीडरशिप को 26 नवंबर की कत्ल गारत पर फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। मोहसिन नकवी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि शौदा के आदाद शुमार का अभी कुछ नहीं कह सकता। 12 से ज़ायद शौदा हैं, 200 लोग मिसिंग हैं। जब तक डी चौक एहतजाज का सच सामने नहीं आता इन्हें आराम से नहीं बैठने दूंगा। इमरान खान खुद पार्टी लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद रद्द-ए-अमल में सुस्ती दिखाई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान भी पार्टी लीडरशिप पर तनकीद कर रही हैं और अब इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि डी चौक के मामले पर हुकूमत को आराम से नहीं बैठने दूंगा और सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आज मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 5 दिसंबर को मीटिंग हुई अडियाला जेल में, उसके बाद मैं अरेस्ट हुआ। उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है जिसमें हामिद रजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और मुझे उसमें शामिल किया है कि किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो पश्तुओं के वो एक मिसाल है कि बनी आदमानी या खापेरियानी मुज़ाकर और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौमी हुकूमत इस वक्त मुल्क का हल नहीं है।
तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा है। इमरान खान इस हवाले से रहनुमाओं की एक कमेटी भी बना चुके हैं और उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करने के लिए 14 दिसंबर तक की डेडलाइन भी दे रखी है। और ये सब उन हालात में हो रहा है जब तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद दबाव में है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि सिविल नाफरमानी की इमरान खान की तजवीज़ पर भी पार्टी में इख्तलाफात हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि रहनुमाओं और कोर कमेटी की सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुशावरत हुई, ताहम PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं है और दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक के बजाय इस पर पहले पार्टी अपना लाए अमल तय करेगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाएगा। फिलहाल पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। इमरान खान से मुलाकात के बाद इस कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मुशावरत करेगी, लेकिन हुकूमत न सिर्फ मुज़ाकरात के मूड में नजर नहीं आ रही है बल्कि ज़राए के मुताबिक उसने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। रोजनामा जंग में राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दिया गया है। खबर के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान का ट्रायल करने का मंसूबा है। इसके अलावा आज बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में अहम समाअत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसकी आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तवील समाअत की। गुज़िश्ता 10 समाअतों में अदम हाजिरी की वजह से अदालत ने नैब की इस्तदा पर उनकी गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे, लेकिन आज समाअत में हाजिरी के बाद अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ जारी होने वाले वारंट मुअत्तल कर दिए। आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 के तहत दिए गए सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करवा दिए हैं। इमरान खान ने अदालत को अपने दिफा में पेश किए जाने वाले गवाहों के बारे में बताया, जबकि बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। जबकि इमरान खान ने CRPC के सेक्शन 540 के तहत 16 गवाहों को बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी है, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि आज अडियाला जेल में स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत की और इस केस में भी बुशरा बीबी के पेश होने के बाद अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए। लेकिन आज भी इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आप बात करते हैं शब्बीर डार से, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया, आज आप मौजूद थे जेल में भी, आपने समाअत भी देखी है। सबसे पहले इस तकरार का बताइएगा, क्या मामला हुआ है, बुशरा बीबी क्या बता रही थी, फिर किस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने बात की, फैसल चौधरी का मौक़िफ़, मिशाल यूसुफ़ी, क्या हो रहा था? शाजिब साहब, अडियाला जेल में आज तवील प्रोसीडिंग्स हुई है। 2 केसों की समाअत हुई है, एक तो तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की करीबन 6 से 7 घंटे ये प्रोसीडिंग्स चलती रही है। अहम बात यह कि 10-11 समाअतों से बानी PTI और बुशरा बीबी एक तो 342 का जो सवालनामा है उनका जवाब नहीं दे रहे थे, वो भी आज उन्होंने जवाब दाखिल कराया और तोशाखाना 2 केस में भी अब 2 से 3 दिन बाद जो है फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है या जो बुशरा बीबी ने उनको ब्रीफिंग दी है, हमने देखा है कि इमरान खान के पास जब भी कोई नया बंदा आता है बाहर से वो उनको ब्रीफ करता है तो उनका नुक्ता नजर चेंज हो जाता है। जो 24 नवंबर का इनका एहतजाज था डी चौक में, आज बुशरा बीबी चूंकि करीबन 1 माह बाद अडियाला जेल आई हैं और वो अदालत में पेश भी हुई हैं और उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ भी किया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़े एहतजाजी काफिले को लीड भी किया और डी चौक भी आई, उन पर उंगलियां भी उठती रही, पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। लेकिन आज जब उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया और उसके बाद कमरा अदालत में एक मुबाहिसा शुरू हुआ, बैरिस्टर गौहर खान भी थे, फैसल चौधरी भी थे, अलीमा खान भी थी, तीनों बहनें थी, बुशरा बीबी थी, इमरान खान था। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि जो एहतजाज हुआ है हमारा डी चौक का, उसमें पंजाब से कोई शिरकत नहीं की गई, ना ही कोई सीनियर लीडर पंजाब का एहतजाज में शरीक हुआ। इस पर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि
नहीं, पंजाब में 5,000 लोग हमारे गिरफ्तार हुए हैं। हमारे पास पूरी तफसील है। उन्होंने इमरान खान को इन गिरफ्तारियों और पंजाब में जो क्रैकडाउन किया गया है पीटीआई के खिलाफ, उसके बारे में भी आगाह किया। इस पर अलीमा खान ने फैसल चौधरी से पूछा कि इमरान खान जो कि जेल में हैं, इनको किताबें और अखबारात दस्तयाब नहीं, या जो बाकी जेल सहूलियात है वो क्यों नहीं दी जा रही, आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फैसल चौधरी ने कहा कि मैं जो अपने तौर पर इंडिविजुअली कर सकता हूं, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो पिटिशंस भी कर रहा हूं, मैं अदालतों में भी जा रहा हूं, लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, सीनियर ओहदेदार, उनको भी अदालतों का रुख करना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन जो एहतजाज से मुतल्लिक बहस मुबाहिसा हुआ, उस पर बैरिस्टर गौहर खान बाद में खासे परेशान भी हमें नजर आए, और इमरान खान जब सहाफियों से भी गुफ्तगू के लिए आए तो उस वक्त भी हमने देखा कि इमरान खान बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने शुरू ही अपनी बात यहाँ से की कि डी चौक में जो हुआ है ये बहुत ज्यादा कत्लेआम किया गया है और हमारे 200 लोग जो है अब तक लापता हैं। मतलब यानी आज भी इमरान खान ने बुशरा बीबी की बात पर यकीन किया, बैरिस्टर गौहर से मुतमिन नहीं हुए वो जब उन्हें बता रहे थे? जी हाँ, उनकी गुफ्तगू से तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि वो बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, या उन्होंने जो अभी 2-3 दिन पहले गुफ्तगू ब्रीफिंग दी थी उनको, उससे मुतमिन नजर नहीं आए, और बैरिस्टर गौहर खान भी हमें परेशान ही नजर आए। इमरान खान ने शुरू ही यहाँ से किया कि जो डी चौक का एपिसोड हुआ है, इसमें पार्टी लीडरशिप को फौरी रद्द अमल देना चाहिए, अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है। लिहाजा जो अब हम जो करने जा रहे हैं, जो सिविल नाफरमानी का उन्होंने जिक्र किया कि पहले हमने 13 की डेट जो है मुकर्रर की थी पेशावर में हम जो है यौम सोग मनाने का, अब हम ये जो डेट है ये हमने चेंज की है ओवरसीज लीडरशिप के मुताबिक। 15 की कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त हुकूमत से नाराज हैं। क्या मामला हैं, रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत को जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ का सियासी चैलेंज दरपेश है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक नया मुहाज खोल दिया है और मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को एक के बाद एक वार्निंग दे रहे हैं। 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत मदारिस को वज़ारत तालीम के मातहत होना था, मगर आइन में 26वीं तरमीम के मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा हुकूमत से ये शर्त मनवा ली, यानी हुकूमत मान गई कि हुकूमत नई कानून साजी के जरिए मदारिस को यह अख्तियार देगी कि वो वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने या ना करवाने में आज़ाद होंगे। हुकूमत ने वादे के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सन 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम मंजूर भी करवा ली थी, मगर सदर आसिफ अली जरदारी इस कानून पर दस्तखत करने में ताखिर करते रहे और फिर दस्तखत किए बगैर यह बिल हुकूमत को वापस भिजवा दिया। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सड़कों पर आने की धमकी भी दी। ताहम आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता रात इस हवाले से फैसला करने ही वाले थे, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर 17 दिसंबर तक फैसला रोक दिया है। हुकूमत ने उलमाए किराम का इजलास बुलाया है। इधर हकीकत उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। 26वीं तरमीम का मरहला आया, हमने उनसे कहा कि एक बिल हमारा पहले से मुत्तफका मौजूद है, उसको भी पास किया जाए। तो इससे हमारी एजेंसियां भी वाकिफ थी, हमारे इदारे भी वाकिफ थे, जरदारी साहब खुद उसमें फरीक थे, जो इस पे मुत्तफिक हो गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों मुत्तफिक हो गए थे। आज नया शोशा छोड़ दिया गया है कि ये तो पहले वज़ारत तालीम के साथ वाबस्ता थे। इस ड्राफ्ट के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर आजादी दी हुई है तमाम मदारिस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें, चाहे वो 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहे और चाहे वो वज़ारत तालीम के तहत यानी उनके साथ मुंसलिक होना चाहे। हमने कोई एतराज नहीं किया। क्यों इसको तनाज़े के तौर पर उठाया जा रहा है? उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। गुज़श्ता रात को अपनी कॉन्फ्रेंस में एक हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन सदर विफाक और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इतला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहाद तंजीमात का इजलास बुला लिया। हमने उसके लिए रोक दिया इस फैसले को। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज कबूल नहीं है और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस पर कहा कि मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखा जाए, हुकूमत किसी भी दबाव में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे।
मदारस अरबिया के बोर्ड के ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख का ये इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखा जाए। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे और ना ही ख़त्म करने की कोशिश करे। मुमकिन है सियासत के मैदान में अफरादी कुव्वत किसी के पास हो, लेकिन मदारस के मैदान में अफरादी कुव्वत जो है वो लाखों की तादाद में हमारे पास मौजूद है, वो इस फोरम के पास मौजूद है, वो इन 10 बोर्ड के पास मौजूद है। हम ये चैलेंज कर सकते हैं, बैठे हैं DGRE साहब बड़ी में, कि हमारे 18,400 मदारस की तफसील तो इनके पास एक की है, क्या किसी और की तफसील भी इनके पास मौजूद है वजारत तालीम के पास, या किसी और वजारत के पास, वजारत दाखिला के पास? हुकूमत ने आज मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा का इजलास बुलाया था, जिसमें खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने यह बात की। इसके बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तमाम तजावीज़ पर मस्बत अंदाज से मुशावरत करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मसले का ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे, क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, तो ये हल्का मशावरत मजीद भी वसी होगा। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल, जिसमें किसी को कोई इतराज़ ना हो। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो मुआहदा हुआ था, हम उस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। मदारिस को रेगुलेट करना लाजिम है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जहाँ तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहदा हुआ था और हम उस मुआहदे पे आज भी कायम, और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये तो हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए और इनका निसाब अप्रूव होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।